सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमाक्षर के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, अनुस्वार जिसका चिन्ह ये अंक बिंदु है और अनुनासिक जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के प्रयोग में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लिखते समय हमें कंफ्यूजन रहता है कि किस पे अंक बिंदु लगेगा और किस पर चंद्र बिंदु लगेगा। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, इसको हम दो शब्दों के माध्यम से समझते हैं। शब्द में वर्ण एक ही है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। पहला है जिसमें अंक बिंदु लगा है हंस और दूसरा शब्द है हंस। हंस का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह के साथ न की ध्वनि आ रही है, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो अंक बिंदु की ध्वनि है वो व्यंजन ध्वनि है। और जब हम हंस पढ़ते हैं तो हंस का मतलब होता है एक पक्षी। और दूसरी तरफ हंस को देखते हैं। हंस हाँ का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें आ के साथ एक नाद लिए हुए ध्वनि आ रही है, स्वर की ध्वनि ही आ रही है, नाद लेके आ रही है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि चंद्र बिंदु की जो ध्वनि है वो स्वर की ध्वनि है और हंस माने होता है हंसना। देखिए, केवल बिंदु लगाने से ही चंद्र बिंदु, अंक बिंदु, केवल चिन्ह से ही दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो गया। हंस का अर्थ हो गया एक पक्षी, हंस का अर्थ हो गया हंसना। ये जो अंक बिंदु होता है ये संस्कृत शब्दों में लगता है और ये जो चंद्र बिंदु होता है वो हिंदी के शब्दों में लगता है। अब इसको हमें अलग अलग से एक एक को समझना है। पहले हम आते हैं अंक की तरफ। देखिए, अयोगवाह में आप लोगों ने अंग को पढ़ा है। अंग ही आपका अनुस्वार है जो एक व्यंजन ध्वनि है, जैसा अभी हमने आपको बताया। इसका जो लेखन रूप है वो इसका यही चिन्ह है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी। अंक जो है शिरोरेखा के अंग जो है वो शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी रखी जाती, यही इसका चिन्ह है। लेकिन उच्चारण में इसका उच्चारण कई रूपों में किया जाता है। ये 6 रूप है, अंक के रूप में, ना के रूप में, या के रूप में, डा के रूप में, ना के रूप में और मां के रूप में। ये ना, या, डा, ला, मा अपने अपने वर्ग के 5वें अक्षर है, यानी पंचमा अक्षर है। ये इन्हें नासिक के ध्वनि भी या नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे नाक से हवा निकलती है। तो उच्चारण के रूप में जो है अनुस्वार का इन 6 रूपों में प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आगे समझेंगे। देखिए, उच्चारण स्थान जैसा हमने बता दिया कि इसका नासिका है या नाक है। जो अनुस्वार का प्रयोग है वो कई तरह से होता है। पहला है कि अनुस्वार जो है वो पंचमा अक्षर के स्थान पर या नासिक के व्यंजन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यहाँ जो है ङा, या, ड़ा, ला, मा के स्थान पर जो अनुस्वार का प्रयोग होता है यही है पंचमा अक्षर के स्थान पर। दूसरा प्रयोग है अनुस्वार के रूप में या वास्तविक रूप में। किन्हीं किन्हीं शब्दों में अनुस्वार जो है अनुस्वार के रूप में ही, यानी अपने वास्तविक रूप में ही प्रयुक्त होता है। तीसरा अनुस्वार का जो प्रयोग है वो अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं शब्दों में जो है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर जो है वो अंक बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब हम इन्हीं तीनों रूपों को अलग अलग पढ़ते हैं, कहाँ किस तरह से अनुस्वार का प्रयोग होता है। पहला है पंचमा
अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। पंचमा अक्षर हमने बता दिया कि जो पांचों वर्ग हैं, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका जो पंचम वर्ण है वही जो है पंचमा अक्षर कहलाता है। पंचम वर्ण पंचमा अक्षर कहलाता है। पंचमा अक्षर ङ, या, ड़ा, ना, मा, यही पांचों अक्षर जो है वो पंचमा अक्षर है। तो किन्हीं किन्हीं शब्दों में इन पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब इसको हमको समझना है कि इसका क्या नियम है। देखिए, जब किसी शब्द में आधा पंचमा अक्षर आता है और उसके बाद उसी वर्ग का कोई दूसरा वर्ण आता है तो पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी किसी शब्द में यदि बीच में पंचमा अक्षर आया है, उस पंचमा अक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई दूसरा वर्ण आया है तो वो पंचमा अक्षर जो होता है वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। यहां देखिए, जैसे गंगा शब्द है, गंगा में गा के बाद न जो आया हुआ है ये आधा है, आधा आधे के बाद पूरा गा आया हुआ है, गा भी जो है वो का वर्ग का पंचमा अक्षर ये है और गा जो है वो भी का वर्ग का, यानी आधे पंचमा अक्षर के बाद पुनः उसी वर्ग का दूसरा वर्ण आया हुआ है, इसलिए यहां गा का क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार अनुस्वार हो जाएगा। यानी ये गा खत्म हो जाएगा और ये अनुस्वार के रूप में गा पर लग जाएगा। अब जो है गंगा को इस तरह लिखा जाएगा। देखिए, यहां जो है ये भी रूप सही है, ये भी सही है, लेकिन लेखन, मुद्रण और छपाई की सुविधा के नाते अब मानक हिंदी में यही रूप जो है सही माना जाता है। यानी बीच में वर्णों का आधा लिखने के बजाय जो है उसको अनुस्वार के रूप में ही लिखना सही होगा। अब दूसरा देखिए, जैसे अंजन शब्द है, अंजन में यहां या आया हुआ है, आधा है जो चा वर्ग का है, या के बाद उसी वर्ग का जा आया हुआ है तो यहां या जो है वो आ के ऊपर अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। तीसरा देखते हैं कंठ, का के बाद ड़ा, आधा आया हुआ है जो टा वर्ग का है, ड़ा के बाद ठा आया हुआ है वो भी टा वर्ग का है, इसलिए देखिए यहां आधे पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का दूसरा वर्ण आया हुआ है। इस नियम के अनुसार जो है ये ड़ा जो है वो अनुस्वार के रूप में का के ऊपर लग जाएगा और कंठ इस तरह से लिखा जाएगा। अगला शब्द है गंदा। देखिए, गा के बाद ना आया हुआ है, आधा ना, ये पंचम वर्ण है, ता वर्ग का पांचवा अक्षर है और उसके बाद ता वर्ग का ही दा आया हुआ है तो ये ना जो है अनुस्वार के रूप में हो जाएगा और जो है ना खत्म होकर के अनुस्वार के रूप में गा पर लग जाएगा और गंदा इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से पंप देखिए, आधा माँ आया हुआ है, आधा माँ जो है पा वर्ग का पांचवा वर्ण है यानी पंचम अक्षर है और उसके बाद उसी वर्ग का पा आया हुआ है तो अब ये पा माँ जो है वो अनुस्वार के रूप में पा पे लग जाएगा और पंप इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए, लिखने के लिए तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन जो उच्चारण किया जाएगा उस उच्चारण में वही पंचम वर्ण का ही उच्चारण होगा। देखिए, यहाँ गंगा गा का उच्चारण हो रहा है, अंजन में या का उच्चारण हो रहा है, कंठ में रा का उच्चारण हो रहा है, गंदा में ना का उच्चारण हो रहा है, पंप में
म का उच्चारण हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि लिखने में पंचमा अक्षर तो अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन पढ़ने में पंचमा अक्षर का ही उच्चारण किया जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां पंचमा अक्षर का अनुस्वार नहीं होता है। उस नियम को भी हम जान लेते हैं, कहां अनुस्वार जो है पंचमा अक्षर के स्थान पर नहीं होता है। देखिए, यदि किसी शब्द में आधे पंचमा अक्षर के बाद उसी वर्ग का पंचमा अक्षर ना आकर, उसी वर्ग का दूसरा अक्षर ना आकर के या दूसरा वर्ण ना आकर के किसी दूसरे वर्ग का पंचमा अक्षर आता है, यानी पंचमा अक्षर के बाद पंचमा अक्षर पुनः आता है और वो भी दूसरे वर्ग का आता है, तो ऐसी स्थिति में पंचमा अक्षर का अनुस्वार नहीं होता। जैसे देखिए, यहां वाग्मय है, ङ आधा आया हुआ है, ये का वर्ग का है, पंचमा अक्षर है। ङ के बाद मा आया हुआ है, ये भी पंचमा अक्षर है, मा वर्ग का है। तो यहाँ पंचमा अक्षर के बाद पुनः पंचमा अक्षर आया हुआ है और वो भी दूसरे वर्ग का पंचमा अक्षर आया हुआ है, तो यहाँ जो है ङ का अनुस्वार नहीं होगा। अगर हम ङ को इस तरह से लिख देते हैं, यानी ङ को वा पे अनुस्वार लगा देते हैं, तो हमारा इस तरह से वाग्मय अगर हम लिख देते हैं तो गलत होगा। इसी तरह से चिन्मय देखिए, ना पंचमा अक्षर है ता वर्ग का और मा पा वर्ग का पंचमा अक्षर है, तो यहाँ दोनों पंचमा अक्षर हैं, तो यहाँ भी जो है ना का अनुस्वार नहीं होगा। और चिन्मय को अगर हम इस तरह से लिख देंगे कि चा के ऊपर जो अनुस्वार लगा देंगे ची के ऊपर, तो वो गलत होगा। उन्मुख को देख लीजिए, ना जो है ता वर्ग का पंचमा अक्षर है, मा जो है पा वर्ग का पंचमा अक्षर है, तो इसलिए यहां भी जो है ना का अनुस्वार नहीं होगा। अगर अनुस्वार करके हम लिख देते हैं तो ये हमारा गलत होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कहां जो है पंचमा अक्षर को आधे पंचमा अक्षर को पूरा यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कहां जो है पंचमा अक्षर को, जो कि वर्ण में आधा है, उसको आधा करके लिखना है और कहां उसको अनुस्वार करके लिखना है। देखिए, ये चीजें आपको वर्तनी सुधार में जो वर्तनी संशोधन के लिए आता है, वहां जो है आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। तो ये समझ लीजिए, ले गए आप लोग कि यदि पंचमा अक्षर के बाद दूसरे वर्ग का कोई पंचमा अक्षर आता है तो पंचमा अक्षर का जो है अनुस्वार नहीं होता है। या दूसरा नियम यह है कि पंचमा अक्षर का द्वित्व होने पर, यानी यदि पंचमा अक्षर के बाद उसी वर्ग का ही पुनः पंचमा अक्षर आता है तो भी पंचमा अक्षर का अनुस्वार नहीं होता। देखिए, प्रसन्न, ना पंचमा अक्षर है, ना के बाद फिर जो है पंचमा अक्षर आया हुआ है, तो इसलिए इस आधे ना का जो है वो अनुस्वार नहीं होगा। अगर प्रसन्न को हम अनुस्वार करके सा के ऊपर जो बिंदी दे करके लिख देंगे तो ये हमारा गलत होगा। इसी तरह से सम्मेलन को देखिए, यहाँ भी पंचमाक्षर का द्वित्व हुआ है, माँ के पंचमाक्षर के बाद फिर माँ आया हुआ है, तो यहाँ भी आधे माँ का अनुस्वार नहीं होगा। यदि हम सम्मेलन को इस तरह से लिख देंगे तो ये सम्मेलन गलत होगा। इसी तरह से अन्न को देखिए, ना के बाद फिर ना आया हुआ है, इसलिए इस आधे ना का पंचमाक्षर नहीं होगा। अन्न को इस तरह से हम लिख देंगे तो वो गलत होगा। तो इसको पढ़ने के बाद ये आप जान जाएंगे कि कहाँ हमको जो है बिंदी लगानी है और कहाँ हमको पंचमा अक्षर को आधा लिखना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए, जो अनुस्वार का दूसरा प्रयोग होता है वो है अनुस्वार के रूप में या वास्तविक रूप में। अब यहां देखना है कि कब अनुस्वार जो है अनुस्वार के रूप में ही प्रयुक्त होता है, किस कंडीशन में होता है ऐसा। देखिए, यहां यदि अनुस्वार के बाद
अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो अनुस्वार के रूप में ही यानी अपने वास्तविक रूप में ही प्रयुक्त होता है। यानी यदि किसी शब्द में अनुस्वार लगा है और उस अनुस्वार के आगे आने वाला वर्ण जो है वो ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा में से कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार जो है अपने वास्तविक रूप में यानी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। जैसे ये देखिए संयोग है, संयोग, यहां सा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। अब इसके बाद जो वर्ण आया हुआ है वो योग का या है। या जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, तो इसलिए यहां जो है वो अनुस्वार जो है वो अपने वास्तविक रूप में ही लिखा जाएगा और उसी रूप में यहां बोला जाएगा, यानी उसमें ना कि वही ध्वनि जो है संयोग आएगा। इसी तरह संरक्षण में देखिए सा के ऊपर जो है वो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद रा आया हुआ है अंतस्थ व्यंजन, इसलिए यहां अनुस्वार जो है अपने वास्तविक रूप में ही लिखा जाएगा। यहां इसको आप अगर संरक्षण इस तरह से लिख देती हैं, संरक्षण यानी आधा ना करके इसको पढ़ोगे तो आधा ना करके संरक्षण, लेकिन इसको आधा ना करके यदि लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसकी वर्तनी जो है गलत हो जाएगी। इसी तरह संशोधन को देखिए, सा के ऊपर जो अनुस्वार है और इसके बाद जो है वो सा आया हुआ है जो उस व्यंजन का वर्ण है, तो यहां भी अनुस्वार जो है अपने ही रूप में रहेगा। यानी इसको अगर आधा ना करके आप लिख दोगे, पढ़ते हो तो आधा ना करके, लेकिन आधा ना करके अगर लिख दोगे इस तरह से तो ये आपकी वर्तनी यहां गलत हो जाएगी। इसी तरह संवेदना को देखिए, सा के ऊपर जो है अनुस्वार लगा हुआ है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन वा आया हुआ है, तो यहां भी जो है वो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहेगा। यानी इसको संवेदना नहीं लिख सकते हो, आधा माँ जो है ना, पढ़े हुए तो आधा माँ यहाँ, लेकिन लिख नहीं सकते हो। तो इस तरह से आप ये समझिए कि जो ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ आधा ना लिखे कहाँ आधा माँ लिखे, उच्चारण में वो आ रहा है लेकिन लिखने में कैसे लिखे, तो यहाँ आप स्पष्ट हो जाएंगे कि यदि जो है अनुस्वार के बाद अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आता है तो वहां अनुस्वार अपने मूल रूप में ही लिखा जाएगा, वहां आधा ना या आधा मा करके नहीं लिखा जाएगा, जबकि पढ़ा जाएगा। देखिए तीसरा रूप अनुस्वार का है कि अनुस्वार अनुनासिक के स्थान पर, कहीं कहीं अनुस्वार जो है वो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर भी लगता है। देखिए कहाँ लगता है कि जब कोई शब्द है और उसके ऊपर यानी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो वहां मात्रा लगने के कारण वहां स्थान नहीं मिलता कि वहां चंद्र बिंदु लगा दिया जाए। इसी सुविधा के लिए जो है ये यहाँ केवल बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन पढ़ा वो चंद्र बिंदु की ध्वनि ही उससे निकाली जाती है। जैसे अब वो कौन कौन सी मात्राएं हैं, देखिए जो हमारी 10 मात्राएं हैं उसमें 6 मात्राएं छोटी बड़ी ये ऐ वो और औ की मात्रा जो है वो वर्ण के ऊपर लगती है। तो जो शब्द ऐसे होंगे कि जिसमें ऊपर ये मात्राएं लगी होंगी और वहां अनुस्वार की मात्रा लग रही होगी, तो वहां चंद्रबिंदु की मात्रा लग रही होगी, तो वहां चंद्रबिंदु ना लगा करके अंक बिंदु लगाया जाएगा यानी अनुस्वार लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिल रही है। तो इसलिए टंकड़ छपाई आदि की सुविधा के लिए वहां जो है वो अंक बिंदु लगाया जाएगा, लेकिन पढ़ा चंद्र बिंदु ही जाएगा, यानी उसमें अनुनासिक की ही ध्वनि निकाली
जाएगी, जैसे मैं, हैं, गूंद, चिड़िया, चोंच। यहाँ जो है सब में जो है अनुनासिक की ध्वनि निकल रही है, लेकिन लगाया गया है अनुस्वार यानी बिंदु ही। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ अंक बिंदु लगाना है और कहाँ चंद बिंदु लगाना है। अब यही हम आपको जो है वो अनुनासिक का प्रयोग भी बताते हैं। अनुनासिक अनुनासिक जिसकी मात्रा है या जिसका चिन्ह है शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद और उसके ऊपर बिंदी। देखिए हम अनुनासिक को बता चुके हैं कि ये एक स्वर ध्वनि है और इसका प्रयोग जो होता है हिंदी शब्दों में किया जाता है। अनुनासिक का जो प्रयोग होता है वो दो रूपों में होता है। एक जो है यदि शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने पर, और दूसरा प्रयोग है शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना होने पर। यानी मात्रा होने पर अनुनासिक किस तरह से प्रयुक्त होगा और यदि मात्रा नहीं है शिरोरेखा के ऊपर तब किस तरह से अनुनासिक का चिन्ह लगाया जाएगा। तो इसके बारे में हम पहला वाला बता चुके हैं कि यदि शब्द में शिरोरेखा के ऊपर ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा है तो वो अनुनासिक जो है वो अनुस्वार के रूप में लगेगा, यानी अंक बिंदी के रूप में, चंद बिंदी के रूप में ना लिख करके अंक बिंदी के रूप में लगेगा, जैसे मैं, है, गोंद, चिड़िया, चोंच आदि। लेकिन यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है, जैसे जो आ की मात्रा होती है वो पाई के रूप में होती है, ऊ की मात्रा छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा जो होती है वो नीचे लगती है, तो ऐसे शब्दों में अनुनासिक जो है वो चंद्र बिंदु के रूप में लगेगा। जैसे आंख, यहाँ पाई है, ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ चंद्र बिंदु के रूप में लगेगा। गांव है तो यहाँ भी चंद्र बिंदु के रूप में। ऊंचाई है, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है इसलिए चंद्र बिंदु के रूप में। इसी तरह आंचल है वो चंद्र बिंदु के रूप में लगेगा। तो इस तरह से अनुनासिक की मात्रा जो है दो तरह से लगती है, एक अंक बिंदु के रूप में और दूसरी चंद्र बिंदु के रूप में। देखिए यहाँ हम एक क्वेश्चन, हाँ देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से आएगा, इसका एक उदाहरण हमने दिया है। जैसे पंकज, पंकज शब्द में अनुस्वार किस वर्ण की जगह प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पंकज में अनुस्वार लगा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ अनुस्वार किस वर्ण की जगह प्रयुक्त हुआ है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये है यहाँ, बी है ड़ा, सी है गा और डी है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उसको जो है उसका वर्ण विच्छेद कर लीजिए। जैसे पंकज यहाँ, और एक तरीका ये भी है कि अनुस्वार के बाद वाला जो है वर्ण देख लीजिए, अनुस्वार के बाद का आया हुआ है तो आप जान जाएंगे कि का वर्ग का ही पंचमाक्षर यहाँ होगा। तो का वर्ग का पंचमाक्षर ना है, तो जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से होगा पंकज, यानी और ना का सी में जो है आपका ये ऑप्शन मिल रहा है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। तो यहाँ देखिए एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग होता है वो कन्वर्ट तो अनुस्वार में हो जाता, लेकिन वहां उच्चारण जो होता है वो पंचमा अक्षर का ही होता है। जैसे अभी पंकज में आपने देख लिया कि पंग जब आप बोल रहे हैं तो गा का उच्चारण आ रहा है। तो आज हमने इस तरह से अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमाक्षर के बारे में पढ़ लिया है, और फिर अगली वीडियो में हम आपको जो है रेफ और पदिन रा के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।